स्ले द गॉड्स के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था नए सोल्जर्स अपने ट्रेनिंग कैंप में जैसे तैसे करके उनके सामने प्रेजेंट हुए पावरफुल मास टीम को हरा देते हैं और उसके साथ कुए मास वॉरियर का कैप्टन वांग के साथ लड़ रहा था और काओ जो कि एक मॉन्स्टर का रूप ले चुका था वो एक साथ 2-3 मास वॉरियर्स को अपने लपेटे में ले रहा था और मोली शुआनो के साथ लड़ रही थी। मास्क टीम मेंबरों को धूल चटा देती है और बाइली के पास भी बहुत सारे यूनिक और महंगे ट्रेजर्स होते हैं जिसको देखकर मास टीम के मेंबर्स काफी हक्के बक्के रह जाते हैं और सोचते हैं ये बाइली के पास इतना ज्यादा यूनिक और एक्सपेंसिव ट्रेजर्स आए कहाँ से। अब आगे स्ले द गॉड के 9th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है काओ जब एक मॉन्स्टर बन चुका था वो अपने दोस्तों के ऊपर भी भारी पड़ रहा था, वो अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ रहा था, उनको भी मार रहा था। तो इसी टाइम पर कुए काओ को कंट्रोल में लाने के लिए उसके ऊपर फॉरबिडन रूल लगा देता है जिसके चलते काओ अब धीरे धीरे कुए के कंट्रोल में आ रहा था, मतलब एक मॉन्स्टर से धीरे धीरे इंसान बन रहा था। अब काओ तड़पते हुए बोलता है मैं जिंदा रहना डिजर्व नहीं करता क्योंकि मैंने जितने ज्यादा गुनाह किए, जितने ज्यादा मर्डर किए हैं, मुझे नहीं पता उतना ज्यादा गुनाह किसी ने किया हो। लेकिन अब वो कुए को कहता है तुम सच में मेरे लिए एक गॉड हो, सिर्फ तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो मेरे ये सारे क्राइम्स को ऑब्जर्व कर सकता है। ये सुनकर कुए बोलता है ये तुम क्या कह रहे हो, और अब सामने से काओ बोलता है मैं एक क्रिमिनल हूँ, मैंने ना जाने कितने बड़े बड़े क्राइम्स किए हैं। अब हमें दिखाया जाता है काओ अपने इंसानी रूप में आ जाता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उन सबके सामने अब कैप्टन युआन प्रेजेंट हो जाते हैं और बोलते हैं तुम सब मेरी बातों को सुनो। देन कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो जो चीजें डिस्ट्रॉय हुआ था वो दोबारा से रिस्टोर अपने आप ही होने लगता है और जितने भी घायल सोल्जर्स थे उन सबको अब दूसरे लोग आकर उन लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए ले जाते हैं। अब जब रात हो जाता है सारे सोल्जर्स सो जाते हैं लेकिन काओ एक जगह जग कर अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो खुद पर कंट्रोल करना चाहता था। अब सीन चेंज हो के आता है कैप्टन युआन के ऊपर और वो मास टीम का कैप्टन वांग के साइड में खड़े हुए होते हैं और उसके साथ कुछ बात कर रहे होते हैं। इसी टाइम पर वांग बोलता है मुझे लगता है हमारे मास्क टीम को और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये सुनकर कैप्टन युआन बोलते हैं अच्छा बेटा तो तुम मेरे सामने दिखावा कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि ये सारे नए सोल्जर्स अनाड़ी है, नहीं लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जब तुम यहाँ पर आए थे एक नया सोल्जर बनके तुम इन सब से भी ज्यादा अनाड़ी थे, तुमको कुछ भी नहीं आता था। अब ये सुनकर वांग बोलता है कैप्टन युआन आप सच में बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले दिन थे। अब वांग दोबारा से बोलता है मुझे इन बच्चों के कुछ और टेस्ट लेने हैं जिसके चलते ये लोग पूरी तरीके से आपके लिए परफेक्ट सोल्जर बन जाए और आपके हर कमांड को बिल्कुल अच्छे तरीके से माने। अब सीन चेंज होके आता है कुए के ऊपर, उसके सामने अब दोबारा से मास टीम मेंबरों के साथ कैप्टन प्रेजेंट होके बोलते हैं अब प्लीज तुम लोग दोबारा से ये मास टीम मेंबर को इतना ज्यादा परेशान मत करना। ये सुनकर अब बाइली बोलता है तो कैप्टन आप क्या चाहते हैं हम जानबूझकर इन मास टीम के सामने हार जाएं। अब इसी टाइम पे मोली बोलती है मास टीम मेंबर में से सिर्फ एक ही का मास्क कटा है और वो कुए ने किया है, तो अब मैं सिर्फ कुए के ही बात मानूंगी। ये सुनकर बाइली भी मौली के प्यार में डूबते हुए बोलता है अगर मौली कुए के बात मानेगा तो मैं भी कुए की ही बात मानूंगा। अब ये सुनकर कुए कैप्टन युआन को बोलता है मिस्टर युआन हम ये मैच को जीत चुके हैं और मुझे सही से पता है आप कुछ तो हम लोगों से छुपा रहे हैं, आप डरिए मत, हमें बता दीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ हमारा पूरा टीम आपके बातों को मानेगा। अब युआन बोलते हैं इस बार जितने भी सोल्जर्स यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप में आए हैं वो सब एक से बढ़कर एक है। अब अगले दिन जब सुबह हो जाता है युआन दोबारा से कैप्टन वांग को बोलते हैं काश के तुम ये बंदूक से जीत पाते ताकि मैं इन सारे बच्चों के ऊपर थोड़ा सा अपना रोबाब दिखा पाता। सच में तुम्हारी पूरी मास टीम ने मेरी नाक कटवा दी। ये सुनकर कैप्टन वांग बोलते हैं आप मुझे क्यों डांट रहे हैं, आपने तो खुद ही बोला था अपने 30% के एनर्जीज और पावर्स को इस्तेमाल करना, अगर आप हमें 100% पावर इस्तेमाल करने का आदेश देते तो ये बंदे हमसे बिल्कुल भी जीत नहीं पाते। ये सुनकर युआन बोलते हैं नहीं नहीं मुझे क्या मेरे पूरे के पूरे कैंप को तोड़वाना था। अब वांग बोलता है अगर आप बोलो तो मैं टाइम में वापस जाकर आपके सारी डिस्ट्रॉय चीजों को रिस्टोर कर सकता हूँ। अब सीन कट होके आता है कुए के ऊपर। कुए फ्रेश होने के लिए अपने सारे सामान को लेकर बाहर चला जाता है और अब वो अपने ब्रश में टूथपेस्ट लगाकर जब ब्रश कर रहा था अब एक एक करके उसके सारे दोस्त वहाँ पे फ्रेश होने के लिए आते हैं। लेकिन इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है काओ कुए का नौकर की जैसा बर्ताव कर रहा था, उसके आगे पीछे घूम रहा था। ये देखकर कुए के साथ वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के लोग भी काफी शॉक हो जाते हैं। लेकिन बाइली मौली को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। अब थोड़े टाइम के बाद उन सबको उनके कैप्टन दोबारा से बुला लेते हैं और उनका रनिंग स्पीड टेस्ट करने लगते हैं और इसी टाइम पे कैप्टन बोलते हैं हमें और भी कुछ पार्टिसिपेंट्स को ये ट्रेनिंग कैंप से निकालना है क्योंकि वो लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते अब सारे बच्चों के पावर्स को पूरी तरह से अब सरप्रेस कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बच्चे नॉर्मल बच्चे बनकर और ऑर्डिनरी बच्चे बनकर वहाँ पे सारे टेस्ट को अटेंड करें। ये रनिंग टेस्ट देने में बाइली को काफी मुशक्कतों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी था, तो वो स्पीड
स्पीडली भाग नहीं पा रहा था। अब सीन चेंज होके आता है शेन के ऊपर। जब वो अपने पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए चुटकी बजाता है, वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसके चुटकी बजाते ही उसके बबल्स नहीं क्रिएट हो रहे थे या उसके कोई भी टेक्निक्स काम नहीं कर रहा था। अब दोबारा से सीन चेंज होके आता है बाइली के ऊपर। बाइली के पीछे 3 कुत्ते भाग रहे थे और वो खुद को उन कुत्तों से बचाने के लिए काफी स्पीडली भाग रहा था, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि वो तो मोटा है। अब ऊपर से कुछ चिल्लाते हुए बोलता है, हम तुम्हें हर एक तरीके के टॉर्चर करेंगे ताकि तुम लोग एलिमिनेट हो जाओ। तुम्हें इतना ज्यादा परेशान करेंगे कि तुम लोग यहाँ से जाने के लिए मजबूर हो जाओ। और हमें दिखाया जाता है सचमुच सारे सोल्जर्स जब टॉयलेट यूज कर रहे होते हैं उनको बहुत ही जल्द उनके कैप्टन बुला लेते हैं, जिसके चलते उन सबको अपने आधे काम से वॉशरूम से बाहर निकलना पड़ता है। इसी टाइम पर एक पावरफुल वॉरियर बाइली के साथ कुछ बात कर रहा था और इसी टाइम पे उसके ये सारी हरकतों को कंट्रोल रूम में से सारे सीनियर सोल्जर्स न्यू सोल्जर्स को देख रहे थे और उनको पता चलता है बाइली के सामने तो अब इंस्पेक्टर नलिन प्रेजेंट हो चुके हैं और वो शायद अपने साइड से इन सारे बच्चों को ट्रेन करना चाहते हैं। और कुछ सीनियर सोल्जर्स बोलते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा निर्दयी कैप्टन है, अब मुझे लगता है ये सारे बच्चों को बहुत ही ज्यादा परेशान करेगा। और अब हमें दिखाया जाता है वो इंस्पेक्टर नलिन अपना एक वुडन शॉट लेके बाइली को बोलते हैं, चलो तुम मेरे साथ लड़ो, मैं अब सारे बच्चों को मेरे तलवारबाजी सिखाऊंगा। और तुम लोगों को शायद पता नहीं है हम लोगों का मुकाबला कितना ज्यादा बड़े बड़े खतरनाक मॉन्स्टर्स और लोगों के साथ होने वाला है, तो मैं आज तुम सबको ढंग से प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब ये बोल के इंस्पेक्टर नलिन जब अपने वुडन स्वॉर्ड से बाइली के ऊपर हमला करता है, बाइली के गले में जो गोल्डन कलर का चेन होता है उसके चलते उसके आसपास एक ऑटोमेटिक शेल क्रिएट हो जाता है, जिसके चलते इंस्पेक्टर नलिन का वुडन स्वॉर्ड टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। ये देखकर नलिन काफी हक्के बक्के रह जाते हैं और वहाँ पे प्रेजेंट सारे बच्चे उनके ऊपर हंसने लगते हैं। ये देखकर बाइली बोलता है, सॉरी 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 इंस्पेक्टर, ये मेरा ऑटोमेटिक शील्ड चेन है, अब मैं इसे गलती से यहाँ पर पहन के आ गया था, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अब ये सुनकर इंस्पेक्टर बोलता है, हम लोग दोबारा से तलवारबाजी स्टार्ट करते हैं। और वो सारे बच्चों को बोलते हैं, तुम सब जरा मुझे गौर से देखो। अब ये बोल के ही जब वो एक हमला बाइली के ऊपर करते हैं, दोबारा से बाइली के हाथ में जो एक ब्रेसलेट होता है उसमें से कुछ फायर निकलने लगता है, जिसके चलते इंस्पेक्टर का तलवार जलने लगता है। ये देख के दोबारा से इंस्पेक्टर काफी हक्के बक्के रह जाते हैं। दोबारा से बाइली बोलता है, मुझे माफ करना, ये ऑटोमेटिक एंट्री बॉल रनिंग ट्रेजर है जो कि खुद ब खुद मुझे प्रोटेक्ट करने लगता है, अब इसको मैं अपने पॉकेट में रख लेता हूँ। लेकिन अब उधर से इंस्पेक्टर बोलते हैं, नहीं नहीं तुम जाओ, मैं कोई और स्टूडेंट को बुलाकर उसके साथ ये सारे स्किल्स प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। फिर उनका नजर कुएं पर पड़ता है और उन्हें लगता है कुएं शायद कोई येरा गिरा है, उसको फाइटिंग के नाम का कुछ भी नहीं पता होगा। तो वो कुएं को बोलते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई यूनिक ट्रेजर्स है? तो कुएं बोलता है, नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो बोलते हैं, फिर आ जाओ मेरे सामने। और वो मन में खुश होते हैं, ये तो एक नवसिखिया है, इसको हराकर मैं सारे बच्चों के सामने हीरो बन जाऊंगा। अब इंस्पेक्टर काफी एटीट्यूड से कुएं को बोलते हैं, तुम शायद मेरे अटैक्स को सहन नहीं कर पाओ, लेकिन मेरे अटैक्स अगर तुम्हारे ऊपर भारी पड़े तो कोई बात नहीं, तुम बस हल्के हल्के से अपने स्वर्ड्स को मूव करना, ठीक है? और मेरे कोई भी अटैक से डरना मत, मैं ज्यादा जोर से तुम्हें हमला नहीं करूंगा। ये कहने के बाद वो जैसे ही अपने स्वॉर्ड से कुएं के ऊपर हमला करते हैं, कुएं काफी इजीली उनके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। अब कुएं के सारे मूवमेंट्स को देखकर इंस्पेक्टर समझ जाते हैं कुएं भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और वो भी काफी अच्छे तरीके से स्वॉर्ड स्किल को जानता है। अब इसके बाद इंस्पेक्टर कुएं को बोलते हैं, क्या तुम्हें तलवारबाजी पता है? ये सुनकर कुएं बोलता है, हाँ थोड़ा बहुत पता है। अब इंस्पेक्टर बोलते हैं, ये तलवारबाजी तुमने कहाँ से सिखाई? ये सुनकर कुएं बोलता है, ये मैंने नाइट वॉचर का RIP टीम मेंबर ओल्ड झा से सीखा है। ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर अपने बॉडी के सारे पावर्स को इस्तेमाल करते हुए कुएं के ऊपर अपने तलवार से अटैक करने लगते हैं, लेकिन इधर कुएं काफी इजीली उनके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था। अब खुद को हारते हुए देख इंस्पेक्टर बोलते हैं, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं लड़ना, तो तुम अपने सीट पे जाकर बैठ सकते हो और अपना दिल छोटा मत करना, मैं और कभी तुम्हारे साथ इसे दोबारा से प्रैक्टिस करूंगा। अब इसी टाइम पर इंस्पेक्टर अपने खुद के साथ बात करते हैं, मुझे अब कोई ऐसे इंसान को चुनना चाहिए जिसके पास कुछ भी टेक्निक्स ना हो, नहीं तो दोबारा से मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब उनकी आंखें मौली के ऊपर जाके अटकता है, जिसके चलते मौली को देखकर उन्हें लगता है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और मुझे जितना लगता है खूबसूरत लड़कियों को उतना ज्यादा कुछ आता नहीं है, तो शायद मैं इस लड़की को इजिली हरा सकता हूँ। अब वो मौली को बोलते हैं, तुम मेरे पास आओ, अब मैं तुम्हारे साथ कुछ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। अब इसी टाइम पर मौली जब इंस्पेक्टर के सामने जाके प्रेजेंट होता है और अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है, वहाँ पे सबको पता चल जाता है मौली एक स्वॉर्ड सेट की चैंपियन है, जिसके मार्शल आर्ट टेक्निक्स बहुत ही हाई है। ये देखकर दोबारा से कैप्टन डरते हुए बोलते हैं, तुम्हें नहीं बुला रहा था मैं, तुम जाके बैठ जाओ। और अब इंस्पेक्टर दोबारा से सारे बच्चों को देखने लगते हैं और अपने मन में सोचते हैं, सच में ये सारे बंदे तो काफी टैलेंटेड है, अब मुझे कोई ऐसे गधे को पकड़ना होगा जिसको कुछ भी ना पता हो। तो वो काऊ को देखते हैं और काऊ को पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई तलवारबाजी स्किल्स है? तो काऊ नाम में अपना सर हिलाता है और अब इंस्पेक्टर काऊ से पूछते हैं,
क्या तुम्हारे पास कोई यूनिक ट्रेजर्स है? ये सुनकर काओ दोबारा से ना में अपना सर हिलाता है। तो इंस्पेक्टर काफी खुश होकर बोलते हैं, ठीक है फिर आओ मेरे सामने, अब तुम लोग में असली तलवारबाजी क्या होता है वो सिखाता हूँ। और अब जब काओ उनके सामने आता है तो इंस्पेक्टर बोलते हैं, ये लो ये तलवार को पकड़ो। और ये बोलकर जब वो काओ के सामने वो तलवार को फेंक देते हैं, काओ वो तलवार को नहीं पकड़ता, जिसे देखकर इंस्पेक्टर बोलते हैं, डरो मत, ये वुडन तलवार है, तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचेगा इससे, तुम पकड़ लो। और अब काओ इंस्पेक्टर को समझाते हुए बोलता है, वो हर एक चीज जो तलवार के जैसा दिखे, मैं उन सारी चीजों को टच नहीं कर सकता। अब ये सुनकर इंस्पेक्टर काफी गुस्से में बोलता है, मेरी बात सुनो, तुम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए हो, तो ये क्या बकवासी चीज है, ये टच नहीं करूंगा, वो नहीं पकड़ूंगा, जल्दी से तुम मेरी बातों को मानो। ये सुन के बाइली खड़े होके बोलता है, नहीं नहीं इंस्पेक्टर, ये इस चीज को टच नहीं करेगा, नहीं तो ये एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर दोबारा से सारी चीजों को तोड़फोड़ करना शुरू कर देगा। ये सुनकर इंस्पेक्टर बोलते हैं, ये क्या बाहियात सी चीजें बोल रहे हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम सबके पावर्स को हमने सरप्रेस कर दिया है और बाहर के कोई भी पावर्स तुम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो काओ तुम बेफिक्र होके ये तलवार को पकड़ो। ये सुनकर काओ बोलता है, ठीक है मैं इसे उठा लेता हूँ। और अब जब वो तलवार को टच करता है, दोबारा से उसके चारों तरफ एक रेड कलर का ऑरा घूमने लगता है और दोबारा से वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बॉडी में जो भी मॉन्स्टर होते हैं उसके ऊपर भारी होने लगते हैं। और ये देखिए इंस्पेक्टर खुद हक्के बक्के रह जाते हैं और वो अब अपनी पावरफुल तलवार को लेकर वो इंस्पेक्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते इंस्पेक्टर काफी मुशक्कत के बाद उसके वार से बचते हैं। अब बाली बोलता है, मैंने आपको बताया था इसको तलवार पकड़ने मत दो, लेकिन आपने तो मेरी बात ही नहीं मानी, अब भुगतो। अब इसी टाइम पर शेन दोबारा से च्युइंगम खाने लगता है, क्योंकि उससे पता है अब यहाँ पे तोड़फोड़ होने वाला है। अब वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे सोल्जर इधर उधर भागने लगते हैं। तो अब शेन पीछे से वो मॉन्स्टर काओ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन काओ काफी इजीली शेन को हरा देता है। अब ये देख के बाइली अपने गोल्डन बर्ड्स को काओ के ऊपर थ्रो करता है, लेकिन काओ काफी इजीली बाइली के सारे गोल्डन बर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब मॉली भी ऊपर से अपने पावरफुल तलवार को काओ के ऊपर थ्रो करती है, लेकिन काओ अपने एक ही सारे में बहुत सारे घोड़स को मॉली के ऊपर हमला करने के लिए आदेश देता है, जिसके चलते काओ के सारे घोड़स मॉली के तलवार को रोकने के लिए चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कुए अपने फॉरबिडन रोल से दोबारा से काओ के बॉडी को रोल करने लगता है, जिसके चलते धीरे धीरे अब काओ कंट्रोल में आ रहा था और वो इंसानी रूप में आ जाता है। अब कुए उसके पास जाके काओ को पकड़ लेता है। अब ये देख के इंस्पेक्टर काफी हक्के बक्के रह जाते हैं। अब जब रात हो जाता है, सारे बच्चे डिनर करने के लिए डिनर हॉल में मिलते हैं, लेकिन सबके सामने सिर्फ कुछ ब्रेड और बॉइल्ड मीट रखे होते हैं। कोई भी बंदे के सामने सब्जी नहीं होता और बस एक एक बंदे के सामने ही सब्जी होता है और अचार होता है। और ऐसे खाने को देखकर सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं, ये कैसी खाना है, हम इसे कैसे खाएं। अब इसी टाइम पे उनका सेफ आके बोलता है, चुपचाप खाना खा लो, अगर तुम लोगों को मेरी हाथ का बनाया हुआ एक खाना पसंद नहीं आ रहा तो खुद बना के खा लो, नहीं तो चुपचाप इसे खा लो। अब इसी टाइम पर मोली बाइली और कुए के सामने प्रेजेंट होके खाने लगता है और वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये सारे फूड्स तो खाने के लायक है कम से कम। अब ये सुनकर बाइली कहता है, अगर मोली खाएगी तो मैं भी इन सारे उबले हुए चीजों को खा लूंगा। इसी टाइम पर कुए के हाथ में एक अचार आ जाता है, जिसे देखकर कुए काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कुए के हाथ में एक अचार को देखकर काओ अपने साइड में जितने भी अचार आए थे वो सबको इकट्ठे करके अब कुए को लाके दे देता है और बोलता है, ये आपके लिए, आप खाओ। लेकिन इसी टाइम पर बाइली बोलता है, अरे बाप रे बाप, इतने सारे अचार, अब खाने में मजे आएंगे। लेकिन काओ बोलता है, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये सिर्फ कुए जी के लिए है, इसको सिर्फ कुए ही खाएगा। अब ये सुन के कुए बोलता है, तुम मेरे साथ ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो? तो वो काओ बोलता है, इस दुनिया में सिर्फ एक ऐसा ही शख्स है जो मुझे मदद कर सकता है और वो हो तुम, जो कि मेरे ये इविल पावर्स को मेरे बॉडी के कंट्रोल में ला सकता है। और ये सारी चीजें मुझे मेरी टीचर मॉग ने बताया था। अब कुछ टाइम के बाद वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बच्चे देखते हैं उन सबके सामने मास टीम के वॉरियर प्रेजेंट हो जाते हैं और वो सब अपने फेस से अपने नकाब को हटा देते हैं और वो सब देखते हैं वो 5 टीम मेंबर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं। अब वो चलते चलते उनके सामने से किचन के अंदर जाते हैं और वो अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अब सारे बच्चे देखते हैं उनके डाइनिंग टेबल पर एक से बढ़कर एक टेस्टी चीजें रखी हुई है और ये सारे डिशेस उन 5 मास टीम मेंबरों का फेवरेट होता है। और उनका शेफ बोलता है, तुम 5 के लिए मैंने तुम्हारा फेवरेट डिशेस बनाए हैं, अब टेस्ट करो और बताओ कैसा है। अब ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे मास टीम मेंबर्स बोलते हैं, सब खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी दिख रहा है और हमारे लिए इतना ज्यादा टेस्टी खाना बनाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसी टाइम पर मास टीम का कैप्टन वांग कुए की तरफ इशारे करके बोलते हैं, तुम इधर आ जाओ, यहाँ पर बैठकर खाना। लेकिन कुए जब बैठकर उनके टेबल पे गिरे हुए कुछ मीट को पकड़ने की कोशिश करता है, वांग उसे रोकते हुए बोलते हैं, नहीं, तुम ये खाना नहीं खा सकते, तुम सिर्फ ये टेबल पर बैठ सकते हो, समझ में आया तुम्हें? अब इसी टाइम पे कुए बोलता है, इन खानों के ऊपर मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एक्चुअल में तुमसे कुछ बात करनी है। मगर वहाँ पे टियान पिंग बोलता है, पीछे
पीछे देखो, तुम्हारे सारे सोल्जर्स की आंखें जैसे मॉन्स्टर की तरह है। लेकिन कुए टियान पिंग के बातों को इग्नोर करते हुए वांग को बोलता है, आखिर तुम एक गॉड एजेंट कैसे बने? ये सुन के कैप्टन वांग अपने हाथों में पकड़े हुए वो चॉपस्टिक को गायब कर देते हैं और अब वो कुए के कंधे में हाथ रख के अपने पास्ट के बारे में दिखाने लगते हैं और उसमें कैप्टन वांग का 9 साल पहले का चीजें बताया जाता है। जब कैप्टन वांग रोड क्रॉस कर रहा था और उसके सामने से एक बड़ा सा बस उसको धक्का देने के लिए आता है, कैप्टन वांग देखता है उसको छोड़कर उसके आसपास की सारी चीजें रुक गई थी। अब इसी टाइम पे उसको दिखाया जाता है उसके सामने गॉड ऑफ टाइम प्रेजेंट होके उसको कुछ बात बताने लगते हैं और अपने कुछ पावर्स उसे देते हैं। और अब वांग बोलता है, मेरे सामने टाइम गॉड अपेयर होके बताए थे तुम्हें गाउटियान जाना होगा और वहाँ से तुम्हारे टाइम गॉड के लिए तुमको कोई एक चीज लेकर आनी होगी जिसका नाम होता है टकाटेंजन। और यहाँ पे हमें बताया जाता है ये एक जापानीज मिथिकल गॉड का घर है। अब शिनचेन जो के आज के डेट के ऊपर आता है। अब कोई बोलता है, क्या ऐसी कोई जगह मौजूद है इस दुनिया में? अब ये सुन के वांग बोलते हैं, अगर टाइम गॉड प्रेजेंट है और तुम्हारे गॉड प्रेजेंट है तो पक्का ये जापानीज गॉड भी प्रेजेंट हो गए और उनकी ये घर भी प्रेजेंट होगा। लेकिन मैं अभी तक उस जगह को ढूंढ नहीं पाया। लेकिन तुम पहले बताओ तुम्हारे गॉड ने तुम्हें क्या बताया था और तुम्हारे पास गॉड मिकाल के पावर्स कैसे आए? ये सुनकर कुए बोलता है, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता ये पावर्स उन्होंने मुझे क्यों दिया है। जब मैं 5 साल का बच्चा था उस टाइम पे ये गॉड मेरे सामने अपेयर हुए थे और मैंने जब उनके आंखों में देखा था मेरी पूरी जिंदगी बदल सी गई थी। अब ये सुन के वांग बोलता है, शायद तुम नहीं जानते लेकिन गॉड मिकाल वो 3rd रैंक के गॉड हैं और उनके ऊपर सिर्फ 2 ही गॉड पावरफुल हैं, बाकी के सारे गॉड उनके अंडर ही आते हैं। और तुम्हारे पीछे बहुत सारे बंदे हाथ धो के पड़े होंगे क्योंकि तुम्हारे पास गॉड मिकाल के पावर्स है और बहुत सारे बंदे यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है जिनको गॉड मिकाल के पावर्स चाहिए, तो तुम खुद को थोड़ा सा सिक्रेटिव रखो। अब वांग दोबारा से कुए को बोलते हैं, तुम्हें पता है मेरे पीछे बहुत सारे बंदे पड़े हैं और एंशिएंट गॉड चर्च के बंदे तो मुझे 4 बार अटैक भी कर चुके हैं और अगर वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करेंगे और तुम्हें काफी मेंटली और फिजिकली तोड़ देंगे, जिसके चलते तुम खुद उनके सामने घुटने टेक दोगे और तुम उनके सामने मौत की भीख मांगने लगोगे और वो लोग तुमसे तुम्हारा गॉड एबिलिटीज को छीन कर लेना चाहते हैं। अभी सुन के कुए अपने चेयर से उठकर खड़ा होकर बोलता है, क्या तुम्हारे पास 4 बार अटैक्स हुए हैं? फिर तुम उन सारे बंदों से खुद को बचाए कैसे? ये सुनकर वांग बोलता है, मैंने जैसे तैसे करके खुद को उन सारे बंदों से बचा लिया है लेकिन वो सब अब मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये सुनकर कुए बोलता है, लेकिन क्यों? इधर वांग बोलता है, क्योंकि मेरे पास अब मेरा पूरा टीम है और मैं चाहता हूँ तुम भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना एक टीम चुन लो। और जब से मैं अपने दोस्तों के पास अपने दोस्तों के साथ टीम में रह रहा हूँ वो लोग मेरे सामने आने से डरते हैं। अब ये सुनकर टियान पिंग बोलता है, कैप्टन वांग खाने के टाइम पे इतना ज्यादा सेंटी सी बातें मत किया करो, समझा? और इधर वांग दोबारा से कुए को बोलते हैं, तुम यही कैंप में से कुछ दोस्त अपने लिए चुन लो जो कि इन फ्यूचर तुम्हें इन सारी चीजों से हेल्प करे। अब अचानक से कुए देखता है उसके सारे दोस्त बेहोश होने लगते हैं। अब कुछ टाइम पे कुए भी बेहोश हो जाता है और अब हमें दिखाया जाता है उस डिनर रूम के सारे दरवाजे और खिड़कियां कोई बंद कर देता है और अब वो कुक बाहर आके बोलता है, मैं इस चीज के लिए पता नहीं कब से ट्राई कर रहा था, थैंक्स गॉड। हमें अगले दिन की सुबह की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर सीनियर सोल्जर्स सारे नए सोल्जर्स को एक गड्ढे में डाल दिए थे और अब सीनियर सोल्जर्स बोलते हैं, तुम लोगों का एक नया टेस्ट अब से शुरू हो रहा है और इस टेस्ट में तुम लोगों को हर हाल में ये माउंटेन की पीक तक पहुंचना पड़ेगा। और अचानक से हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ ड्रोन प्रेजेंट हो जाते हैं और वो ड्रोन आने के साथ उन लोगों के ऊपर कुछ कलरफुल बॉल्स थ्रो करने लगते हैं और जब वो कलरफुल बॉल्स किसी बंदे की बॉडी में टच होता है वो एक निशान छोड़ देता है। देखते ही देखते सबके सब वहाँ से फिर से भागने लगते हैं और कैप्टन उन लोगों से कहते हैं कि एक बात अच्छे से याद रखना, तुम लोगों को ये माउंटेन को हर हालत में पार करना है और तुम लोगों के पास सिर्फ 3 घंटे का टाइम है और इन 3 घंटे के अंदर अंदर तुम लोगों को इस माउंटेन के टॉप पर पहुंचना है। अब सारे बंदे दोबारा से भागने लगते हैं और मैं तुम लोगों को बता दूं, तुम लोग ये ड्रोन के ऊपर हमला नहीं कर सकते, ना ही इन सबको छू सकते हो। और मैं तुम लोगों को और एक चीज बता दूं, ये माउंटेन काफी बड़ा है और तुम लोग ये माउंटेन में कोई भी तरीके के वेपन कैरी नहीं कर सकते। अगर अपने साथ कुछ भी चीज उठाते हो तो फिर उसका वेट सिर्फ 35 kg तक होना चाहिए। लेकिन हमें दिखाया जाता है इधर मॉली अपने साथ बाइली को पकड़कर जमीन के साथ घिसकते हुए लेके जा रही थी। इधर बाइली मॉली को देखकर उसके प्यार में पूरा का पूरा गिर चुका था। अब ऊपर से कैप्टन बोलते हैं, अगर कोई एक बंदे के ऊपर 4 कलरफुल बॉल्स लग गए तो वो बंदा अपने आप ही एलिमिनेटेड हो जाएगा ये राउंड से। अब दोबारा से सीन चेंज होकर मॉली के ऊपर आती है। अब मॉली बाइली का हाथ पकड़ते हुए उसको एक गाड़ी के पास ले जाता है, लेकिन इधर बाइली अपने सपने में ही ख्याली पुलाव पका रहा था और जब मॉली बाइली को बोलती है गाड़ी में बैठो, बाइली ये समझ नहीं पाता और इसी टाइम पे मॉली गुस्से में एक बैग बाइली के मुंह पे फेंक देती है जिसके चलते बाइली को होश आता है और इसी टाइम पे मॉली बोलती है, तुम्हें यहाँ पे जो करना है करो, मैं गाड़ी लेके यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन इसी टाइम पे पीछे से बाइली भी मॉली के गाड़ी में बैठ जाता है। अब सीन चेंज होके आता है शेन के ऊपर जो कि हमेशा की तरह अपने साथ अपनी एक पूरी टीम को लेके जा रहा था। अब वहाँ पे सारे बंदे सुनते हैं सारे सीनियर्स एक बंदे को पकड़कर उसको कुछ टॉर्चर कर रहे थे और उस बंदे के हाथ में एक ट्रूथ रिंग लगा हुआ था जिसके चलते वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। अब उस नए सोल्जर को सारे सीनियर सोल्जर्स पूछते हैं, तुम्हारे लाइफ में सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा था? ये सुनकर वो नया सोल्जर बोलता है, जब मैं 7 साल का था
था तब मैं बहुत ही ज्यादा शरारती था। मैंने एक लाइटनिंग बल्ब को अपने मुंह में डाल दिया था, जिसके चलते वो बल्ब मेरे मुंह से नहीं निकल रहा था। और ये सुनकर वहाँ पे खड़े हुए सारे सीनियर्स बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं और सारे सीनियर्स उस बंदे को पूछते हैं, फिर वो बल्ब को तुमने अपने मुंह से कैसे निकाला और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? अब ये सुनकर वो नया सोल्जर बोलता है, ये चीज जब मेरे गर्लफ्रेंड को पता चल गया, मैंने अपने मुंह को छुपा दी, लेकिन वो मेरे ऊपर जोरों शोरों से हंसने लगी, जिसके चलते मुझे भी गुस्सा आया और मैंने उसको डराने के लिए एक अजीब सा मुंह बनाकर उसको वो बॉल दिखा दिया, जिसके चलते वो रोते रोते वहाँ से चली गई। लेकिन मैं उसको बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसने मेरी इज्जत नहीं की, जिसके चलते मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। वो न्यू सीनियर जो भी बातें बता रहा था, वो सारी चीजें वहाँ पे भागते हुए न्यू सोल्जर्स को सुनाई दे रहा था। उनमें से कुछ बच्चे तो उस नए सोल्जर का मजे ले रहे थे, लेकिन बाइली बोलता है, अगर हम भी पकड़े जाएंगे तो ये लोग हमें भी ऐसे ही टॉर्चर करेंगे और मैंने कभी नहीं सोचा था ये लोग हमारे साथ ऐसे बर्ताव करेंगे। अब सीन चेंज होके आता है शेन के दोस्तों के ऊपर, जो कि हंसते हुए बोलते हैं, आखिर इस बंदे ने वो बॉल को अपने मुंह से कैसे निकाला होगा। लेकिन ये सुनकर शेन को काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है, जब तुम लोग भी पकड़े जाओगे ना, तब ये लोग तुम्हारे ऐसे ही मजाक बनाएंगे, तब मैं देखता हूँ तुम्हारे मुंह से कैसे हंसी निकलती है। अब हमें दिखाया जाता है कुए, वो अकेले ही एक रिवर पाथ से माउंटेन से आगे जा रहा था और इसी टाइम पे कैप्टन बोलते हैं, अगर तुम लोगों को ये माउंटेन को पार करना है तो तुम लोगों को जैसे तैसे करके अकेले ही ये माउंटेन को पार करना होगा, और अगर तुम टीम में जाओगे तो तुम बहुत सारे खतरों के सामना कर सकते हो। अब रात होने के बाद हमें दिखाया जाता है एंशिएंट गॉड चर्च का बंदा लू लियांग उसी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था। अब इसी टाइम पे वो देखता है उसके राइट साइड से एक गोली जाता है, जो कि एक मिरर में जाके चिपक जाता है। और इसी टाइम पे उसको सामने से कोई एक बोलता है, क्या तुम इससे उस गॉड एजेंट को पकड़ोगे? और तुम्हें मैं बता दूं, वो ट्रेनिंग कैंप में सबसे टॉप आ रहा है। और अब हमें दिखाया जाता है लू लियांग के सामने कोई और नहीं, एक सीनियर सोल्जर ही प्रेजेंट था। अब यहाँ पे एंड होता है स्ले द गॉड का 9th एपिसोड।